एक और सीएसएस का सही। पहली बात तो सीएसएस क्या होता है उसको समझते हैं। अभी तक आपने जो भी पढ़ा एचटीएमएल में उसका काम था लेआउट डिफाइन करना, बट उसको यूआई देना, उसके लिए हम यूज करते हैं सीएसएस को। यूआई मतलब आपको कहां पे उस ब्लॉक को रखना है, कितना उस ब्लॉक का हाइट और विड्थ होना चाहिए। ठीक है, चाहे इमेज हो चाहे कुछ भी हो, आपको जो यूआई दिखाना है, जैसे आपको दिखाना आप दिखा सकते हो। उसके लिए हम सीएसएस को यूज करते हैं बेसिकली स्टाइलिंग पार्ट के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे amazon.in खोल रहा हूं, तो आपको जो यहाँ पे यूआई दिख रहा है, ये बॉक्स आपको दिख रहा है, इसके पीछे कलर आपको दिख रहा है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है ये। अब यहाँ देखोगे पिकअप वेयर यू लेफ्ट, ये भी आपको दिख रहा है, बोल्ड में दिख रहा है। ठीक है, ये कहाँ पे लेफ्ट में लिखा हुआ है, कहीं पे सेंटर में आएगा। ये सारी चीजें, जैसे आपको इसमें कलर दिख रहा है, बैकग्राउंड कलर, छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं ना आपको, ये आपका बेसिकली सीएसएस से हो रखा है। ये स्क्रॉल बार जो आ रहा है ये सीएसएस के थ्रू हो रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सीएसएस की मदद से यूआई डिजाइन कर सकते हो। बट मैं ये नहीं कह रहा क्लिक करने पे पूरा स्क्रॉल हो जा रहा है, ये नहीं, ये इफेक्ट की बात नहीं कर रहा, ये जेएस से होता है। बट जो आपको बॉक्स दिख रहा है, छोटे छोटे इमेजेस कितने सेट करने हैं वो दिख रहे हैं, ये सारी चीजें आपको यूजिंग सीएसएस आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं हम सीएसएस को कैसे कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला आपके पास क्वेश्चन आता है कि हाउ टू यूज सीएसएस, सीएसएस को यूज कैसे करें। ठीक है, तो सीएसएस को यूज करने के तीन तरीके। एक होता है इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। हमने ये बेसिकली एचटीएमएल पढ़ लिया था। ठीक है, एक बार रिकैप कर लेंगे। तो यहां पे लिखा मैंने एचटीएमएल, तो तीन तरीके, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, इनलाइन में क्या होता है आपके पास, बताओ भाई, इनलाइन क्या किसको बोलते थे। टैग के अंदर अगर आप स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज कर रहे हो ताकि आप उसमें सीएसएस परफॉर्म कर सको, ठीक है, उसके लिए हम उसको कहते थे हम इनलाइन सीएसएस। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेता है एज अ बिगिनर, अगर आप बिगिनर हो और आप जा रहे हो इंडस्ट्री में जॉब के लिए, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि वो सबसे बेसिक से स्टार्ट करेगा, सबसे बेसिक से। इंटरव्यूअर हमेशा आपसे एडवांस में नहीं पूछेगा, वो पहले आपकी क्वालिटी को चेक करेगा, आपके पास नॉलेज कितनी है, तो सबसे बेसिक से स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो कलर रेड, सेव किया। अब इसे करते हैं ओपन। ठीक है, तो अब आपको यहां पे दिख गया लॉरा इप्सम रेड कलर में, कोई डाउट। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या था, इसके ड्रॉबैक्स भी थे। क्या क्या ड्रॉबैक थे इसमें सीएसएस के, जो इनलाइन सीएसएस लिखने का क्या क्या ड्रॉबैक था। फर्स्ट, कोड डुप्लीकेसी। सेकंड, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं बना सकते। तीसरा, आप एक ही टैग के अंदर एचटीएमएल सीएसएस दोनों को लिख रहे हो। ठीक है, तो ये एक ड्रॉबैक था इसका। ये तीन ड्रॉबैक जो थे, इसी को ये पूरा करता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनल सीएसएस। ठीक है, पैराग्राफ लॉरा इप्सम, इंटरनल सीएसएस हम कैसे लिखते थे, विद द हेल्प ऑफ स्टाइल टैग। ये याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब हमारे पास तीन तरीके थे करने के, सिलेक्ट करने के, जो हमने पढ़े। चौथा आपके पास और भी है जिसका नाम है आपका एट्रीब्यूट सिलेक्टर। एक होता है टैग वाइज, एक होता है आईडी वाइज, एक होता है क्लास वाइज। ठीक है, तो हम ही टैग वाइज करेंगे, आईडी क्लास अभी देखेंगे उसे भी। टी
और यहां पे लिख दिया मैंने कलर आपका रेड। सेव, कलर आपको मिल गया रेड। ठीक है, अब इसको देखोगे, पैराग्राफ आपका इनलाइन वाला देखो ऊपर, इसको मैंने क्लोज कर रखा है, तो अब मैंने नीचे वाला ओपन कर रखा है। ठीक है, तो यहां पे मैंने कोई इनलाइन स्टाइलिंग नहीं अप्लाई करी है। ठीक है, कमेंट का काम क्या होता है कि भाई वो क्या करता है, ब्राउजर में उसे पार्स नहीं करने देता, शो नहीं करने देता, कमेंट का ये काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अब क्या हो गया, इंटरनल। इसके बाद इसमें भी एक इशू था। इशू क्या था कि इसमें भी कोड डुप्लीकेसी होती है, बट वो फाइल लेवल पे होती है। कहने का मतलब ये है कि मैं अगर 10 फाइल बनाऊं, ठीक है, आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसमें हेडर फुटर कुछ चीजें तो आप कॉमन ही रखते हो, है ना। जब आप कॉमन रख रहे हो चीजों को, तो हो सकता है कि आप 10 फाइल में सेम कॉपी पेस्ट मारोगे, इंटरनल सीएसएस लिख रहे हो तो। ठीक है, अब भाई इंटरनल सीएसएस लिख रहे हो तो भाई कॉपी पेस्ट तो होगा ही। अगर आप किसी एक फाइल में चेंज कर रहे हो हेडर का, लेट्स से मैंने पहले हेडर का मैंने कलर रेड रखा था और बाद में मैंने क्या उसे येलो लिख दिया, तो आपको हर एक फाइल में जाके इंडिविजुअली जाके उसे चेंज करना पड़ेगा। और अगर आपके पास 10,000 फाइल हो तो ऐसा भी सिनेरियो आता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के भाई फाइल बहुत होते हैं, तो वहां पे आपका ये दिक्कत आएगी, हो सकता है कहीं कहीं आप मिसप्लेस कर दो। तो इसी का ही एक आपका बेटर पार्ट जो है वो है आपका एक्सटर्नल सीएसएस। आप एक्सटर्नल सीएसएस की मदद से ऐसे काम कर सकते हो। तो उसके लिए आपको बनानी पड़ेगी एक फाइल जिसका नाम लिख दिया मैंने स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, स्टाइल डॉट सी एस एस। अब मैं यहां क्या करूंगा, मैंने यहां पे लिख दिया, मेरे को यहां पे कोड कौन सा लिखूंगा, जो कोड मैं इसके अंदर लिख रहा था ना वो कोड एज इट इज यहां पे लिख सकता हूं। इंटरनल सीएसएस की खूबी क्या थी कि भाई लेट्स से मैंने इसको 4 बार लिख दिया, सेव, तो यहां पे आपके पास सेम स्टाइलिंग परफॉर्म हो गई, कोड आपने एक बार लिखा था। ठीक है, लेकिन इसमें इशू ये है कि भाई मेरे को अगर किसी और फाइल में करना पड़ेगा तो मुझे डिट्टो यही कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। इंटरनल सीएसएस को आप लिख सकते हो अगर आपकी फाइल का स्ट्रेंथ जो है, लाइन ऑफ कोड है वो कम है, तब लिखोगे। बट भाई अगर आप 10 लाइन अगर आप बॉडी के अंदर लिख रहे हो ना, अगर एक प्रॉपर रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बना रहे हो, तो 10 लाइन का मतलब 30 लाइन समझ लो आपका सीएसएस का कोड होगा। ये रियलिटी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप जितना लाइन ऑफ कोड आप एचटीएमएल का लिखोगे, उतना लाइन उसका ट्रिपल लगा लो, किसके लिए हो जाएगा, सीएसएस के लिए हो जाएगा। तो यहां पर भी आपके पास कोड लेंथी हो जाएगा, होगा अलग अलग। जो एक इनलाइन सीएसएस की खामियां थी, ड्रॉबैक था, वो ये पूरा करके देगा, बट तब भी अलग अलग करके भी तब भी आपको क्या है, बहुत लंबा कोड दिखेगा। अगर मैं एचटीएमएल का कोड लिख रहा हूं तो मैं उसमें एचटीएमएल का कोड ही लिखना चाहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कल को अगर कोई यूआई से रिलेटेड इशू आ रहा है तो मैं हर एक फाइल में जाके चेंज करूं। ठीक है, इसके लिए हम बनाते हैं एक्सटर्नल फाइल। इंटरनल आपको रिस्पॉन्सिव बना के दे देगा, कोड डुप्लीकेसी से बचाएगा, और जो चीजें होती है ना एचटीएमएल के साथ आप यूज कर रहे हो उससे ही बचा देगा। बट ड्रॉबैक यही है कि अगर आपके पास 100 फाइल्स हैं तो 100 फाइल्स में आपको अगर इंटरनल सीएसएस यूज कर रहे हो तो हर एक पेज में जाके इंडिविजुअली चेंज करना पड़ेगा, अगर आप किसी एक पॉइंट पे डॉट भी चेंज कर रहे हो तो। इसी का अल्टरनेटिव पार्ट है एक्सटर्नल सीएसएस, जो कि आप बाहर में एक फाइल रखो यहाँ पे, और जो कोड आप यहाँ पे लिख रहे हो, जैसे आप इस पे लिख रहे हो एज इट इज आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। अब मेरे को इसको यूज करना है, मैंने लेट्स से इसको कमेंट कर दिया, इसको मुझे यूज करना है, तो मैं यूज कैसे करूंगा एक्सटर्नल फाइल को। तो एक्सटर्नल फाइल को यूज करने के लिए आपके पास क्या था, लिंक टैग था। इसमें हम सीएसएस वाला ऑप्शन यूज करेंगे, क्योंकि लिंक के बहुत सारे काम, हमें जितना मतलब उतना ही रखेंगे, हम एक्स्ट्रा यूज नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपने देना है पाथ ऑफ फाइल प्लस उसका एक्सटेंशन, पूरा फाइल का नेम भी, और साथ में कहां पर आपका फाइल है वो भी। अभी बाय डिफॉल्ट में सेम फोल्डर पे हो तो ये ऑटोमेटिकली गेट कर लेगा। रेड आ गया। ठीक है,
किसी को कोई डाउट? ठीक है। इसमें हमने एक ये, अब इससे क्या फायदा है कि बस आप कुछ कुछ मत करो, जहां भी 10 फाइल, आप 100 फाइल लिखो, 1000 फाइल लिखो, डजेंट मैटर, बस नीचे ये लगा देना। इस छोटे से कोड से, ये क्या कोड है, किसका कोड है, HTML का कोड है। तो अब आपको अलग अलग सेपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइल अलग है, अगर कल को कोई चेंज करना पड़ा पैराग्राफ में तो आप यहां जाके चेंज करो, ऑटोमेटिकली वो सारे पैराग्राफ जितने भी आपके फाइल्स होंगे, चाहे 1000 हो, 1500 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, डजेंट मैटर, सब में आप चेंज हो जाएगा। ठीक है। लेकिन दिक्कत यह भी है कि लेट्स से मैंने एक यूनिवर्सल फाइल बना रखी है CSS की, और हो सकता है किसी फाइल में आपको इश्यू आ रहा हो, तो उस केस में आपको वहां पे आपको फाइल को, उस CSS को ओवरराइट करना पड़ जाएगा। उस केस में आप इंटरनल CSS को यूज करोगे। ठीक है। कोई डाउट? चलो फिर आगे देखते हैं। इसमें एक और पार्ट है, इसकी प्रायोरिटी। हाँ, दोबारा बोलो। हाँ, नहीं, कोई भी HTML का कोड कहीं पे भी लिखो चल जाएगा, बट वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती, बैड प्रैक्टिस होती है। कल को आपको ही कोड सही करना पड़ेगा। अगर कंपनी में आपको कोई प्रोजेक्ट दे रखा है और आपने उसे डिलीवर कर दिया करके, और उसमें कोई इश्यू आएगा ना, तो कंपनी वाले तुम्हें ही पकड़ेंगे। ये रियलिटी है जब तक तुम उस कंपनी में काम कर रहे हो। क्योंकि जितने जितनी इफिशियंसी तुम काम कर सकते हो और कोई नहीं करेगा, क्योंकि उसे कोड समझने में टाइम लगेगा। तुम्हें उसके कोड के बारे में पता होगा, अगर तुमने उसमें कुछ रायता फैला रखा है तो तुम्हें ही समेटना पड़ेगा, बशर्ते तुम्हारा सीनियर ना देख ले बस उसे। तुम्हारे सीनियर ने देख लिया तो तुम्हारी वाट लगा देगा। ये रियलिटी है, हमारे साथ भी हुआ है। हमारा पूरा कोड खोल के देखा गया है 100 बंदों के सामने, और उसके बाद पूछा गया खड़ा करके इज्जत से कि क्या क्या लिखा है बता दे, इसका मतलब क्या है। जहां तुमने उल्टा सीधा कोड लिखा होगा पूछ लेगा वो। या तो तुमसे कहीं पूछेगा नहीं, जब तुम्हारा इंक्रीमेंट का टाइम आएगा ना, तब वो आगे फॉरवर्ड कर देगा। रियल एग्जांपल बताता हूँ, मेरे साथ एक दोस्त है मेरा। ठीक है, मैं जब प्रीवियस कंपनी में काम कर रहा था, इंक्रीमेंट से 10 दिन पहले उसने एक डेटाबेस डिलीट कर दिया क्लाइंट का पूरा। ठीक है। अब वो बैक हो गया था, रीबैक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब इंक्रीमेंट का टाइम आया ना, उसकी सैलरी हमसे कम बढ़ी, और HR ने साफ बोला तुम्हें सैस की नॉलेज नहीं है, इसीलिए तुम्हारा इंक्रीमेंट इतना हुआ। ये दो फैक्टर्स होते हैं। इसीलिए भाई जब भी आप अपना कोड लिख रहे हो ना, तो कोड तरीके से लिखना, क्योंकि बाद में तुम्हें उसे रायते को समेटना है, और कोई समेटेगा नहीं। क्योंकि हर कोई होता है कि भाई अपना अपना काम जो कर रहा है वो तुम्हें कर लेगा, लेकिन दूसरे को कोई नहीं, पड़ी हुई लकड़ी कोई नहीं उठाता। ये कंपनी का रूल है। तुमने अगर कोड गंदा लिखा है ना, वो तुम ही सही करोगे। ये होगा तुम्हारे साथ, नहीं होगा तो रात रात भर बैठा देंगे। IT इंडस्ट्री जितनी अच्छी दिखती है ना, उतनी अच्छी नहीं है। सुबह के 4-4 बजे तक मैंने भी काम किया भाई, और सुबह 4 बजे उठने के बाद, सोने के बाद सुबह 9 बजे भी उठना पड़ता था दोबारा लॉग इन करने के लिए। ठीक है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है IT के अंदर। इसीलिए जब भी आप कोड कर रहे हो तो सीख के करो, तुम्हारा ही बेनिफिट है। जो काम तुम 1 घंटे 10 घंटे लगा रहे हो काम करने को, वही तुम 5 घंटे में करके दे दोगे, और तुम्हारे पास 5 घंटे होंगे आराम से। 5 नहीं, 3 घंटे होंगे, जिसमें तुम आराम से चिल कर सकते हो, साथ में तुम्हें कुछ और पढ़ना है, कंपनी में बैठ 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 के पढ़ सकते हो। कंपनी को ये मतलब नहीं है कि तुमने कितने टाइम में करके दिया है, कंपनी को इतना काम कर दिया, खत्म कहानी, एक दिन का टास्क पूरा खत्म। ये रियलिटी है। किसी भी कंपनी में जाओगे, कोई किसी का काम नहीं करता, कोई किसी की मदद नहीं करता। अगर कोई भी मदद कर लेगा तो हो गया, फिर तुम उसकी जगह ले लोगे। ठीक है। तो इसीलिए कोड जब भी लिखो ना, तो तरीके से लिखो। बट ये है कि स्टाइल को अगर आपको यूज करना है तो इसको कट करके नीचे भी लिख सकते हो, वर्क कट जाएगा। बट हम हमेशा कोड जो स्टाइलिंग का होता है ना, वो टॉप पे लिखते हैं, हेडर में लिखते हैं, और कुछ नहीं है। क्योंकि हेडर के अपने काम है, बॉडी के अपने काम है। आगे बढ़े। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूं। सेव किया, मैं यहां पे लिख दिया मैंने ग्रीन। सेव करोगे तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा, एक्सटर्नल CSS वाला।
अगर आप इनलाइन लिख रहे हो वो तो वर्क कर जाएगा, इनलाइन वाला तो उसकी हाई प्रायोरिटी होती है, बट एक्सटर्नल और इंटरनल की सेम प्रायोरिटी होती है। बट डिपेंड क्या करता है कि आप उसे लिख कहाँ रहे हो। अगर मैं एक्सटर्नल को अभी मैंने नीचे लिखा था तो एक्सटर्नल वर्क कर गया, अगर मैं सेम कोड को ऊपर करूंगा लिखूंगा, अब आपका ग्रीन वर्क करेगा। दूसरा केस और भी है, अगर मैं यहाँ पे पैराग्राफ लिख रहा हूं तो यहां पर मैं पैराग्राफ लिख रहा हूं तो ही ये वर्क करेगा। और चीज, एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है? सेम चीज यहां पर भी होना चाहिए, इसे कहते हैं ओवरराइड करना सीएसएस को। ठीक है, कोई डाउट? ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। आगे बढ़े, इसमें आपका रिलेटिव है, इसको हटा दो, सेव करो, और इसको मैं कमेंट कर देता हूं। आपका वर्क नहीं करेगा, जबकि आपने वहां पे लिंक टैग यूज कर रखा है। कारण क्या है? जो ये रिलेटिव है, जो ये रिलेटिव वाला पार्ट है, इसकी मदद से आप एसेट को डाउनलोड कर सकते हो अपने ब्राउजर में। ये पहले मैं करके दिखा चुका हूं कि कैसे आपको ब्राउजर में जाके एसेट डाउनलोड हो रहे पता होना, कैसे पता करते हैं। इंस्पेक्ट में जाके, जो कि डेव टूल है, उसमें जाके नेटवर्क टैब को ओपन कर लेना और रिलोड करके देख लेना, आपको जितने भी एसेट डाउनलोड हो रहे हैं सारे दिख जाएंगे, कितना टाइम ले रहा है सब कुछ। इंडस्ट्री में आप जाके ये काम नहीं करोगे कि आपने कोड करके दे दिया। भाई इंडस्ट्री में जाके आप एक्सपीरियंस डेवलपर कहलाओगे, तभी कहलाओगे जब आप ऑप्टिमाइज कोड भी लिखोगे। ऑप्टिमाइज मतलब कितने कम समय में आपकी पेज लोड हो रही है। ठीक है, सबसे ज्यादा फास्ट जो लोड होता है अमेजोन का वेबसाइट लोड होता है ना? वो इसलिए होता है क्योंकि उनका जो कोड होता है वो हाईली ऑप्टिमाइज्ड होता है, इसीलिए वो तुरंत लोड हो जाता है। दूसरा, आपकी बैंडविड्थ भी डिपेंड करती है कि आपकी बैंडविड्थ कैसी है। ठीक है, किसी को कोई और डाउट? आगे बढ़े, चलो। ये तो था हाउ टू यूज सीएसएस। सीएसएस करने के तीन तरीके, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, जैसा आपका मन करे, जैसा आपको यूज करना यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े, बात मत करो, बात बाहर जाके कर लेना। ठीक है, तो अब टॉपिक लिखते हैं यहाँ पे, हम सीएसएस के एलिमेंट जो होते हैं उनको कैसे कैसे यूज करते हैं। तो टॉपिक डाल लो, इन तीन, इसको इसको लिख लो। CSS एलिमेंट सिलेक्टर, CSS आईडी सिलेक्टर, CSS क्लास सिलेक्टर, CSS यूनिवर्सल सिलेक्टर, CSS ग्रुपिंग सिलेक्टर। इसमें एक और पार्ट है जो कि एट्रीब्यूट सिलेक्टर है, वो बाद में बताऊंगा। लिख लिया? ऑनलाइन में सबने लिख लिया? स्टार्ट करते हैं। सीएसएस एलिमेंट, कॉपी। सबसे पहले एलिमेंट सिलेक्टर, जो अभी हमने किया था पैराग्राफ टैग नेम, उसे हम एलिमेंट सिलेक्टर ही कहते हैं। एक बार दोबारा रिकैप कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। पैराग्राफ, लॉरेप्स,
स्टाइल एट्रीब्यूट, सॉरी स्लाइड टैग, और यहाँ पे पी। अगर मैं कुछ ऐसा दे रहा हूं पैराग्राफ डायरेक्टली, तो भाई इसको कहते हैं हम एलिमेंट सिलेक्टर। मैंने लिखा रेड, ठीक है। बट इसके कोई ड्रॉबैक्स, इसके ड्रॉबैक क्या क्या है? अगर लेट्स से आप किसी फाइल में काम कर रहे हो और उसमें एक नहीं 10 पी है, 10 या 50 पी है, ऐसा भी टाइम आएगा। अगर उसमें 50 पीस हैं और आपको सबको अलग अलग स्टाइलिंग देनी है, तो आप टैग बेस पे काम नहीं कर पाओगे। क्योंकि क्या करेगा टैग, अगर आप टैग बेस पे कर रहे हो तो सेम स्टाइलिंग सब में परफॉर्म हो जाएगी, और वो वर्थ इट नहीं है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए आप यूज कर सकते हो आईडी या क्लास। आईडी का यूज हम किस लिए करते हैं? ताकि यूनिक दे सके। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अभी इसको यहां पे देखोगे बहुत सारे पैराग्राफ मैंने, क्या हुआ भाई, नेट स्लो चल रहा है क्या? स्क्रीन रुक गई है? एक सेकंड रुकना। यार नेट स्पीड कम हो रही है। मेरे नेट में इशू, क्या किया जाए? अब सही है, ठीक है, ओके। तो पैराग्राफ अगर आप टैग नेम लिख रहे हो, तो इसका जो इशू है वो ये है कि अगर आप इसको लिखोगे, जितने पैराग्राफ होंगे सब में सेम स्टाइलिंग परफॉर्म हो जाएगी, और आप किसी यूनिक पे इसे लगाना चाहो तो नहीं लगा पाओगे। यूनिक पे तब लगा पाओगे जब आप इसमें पूरे पेज के अंदर बस एक ही पैराग्राफ यूज कर रहे हो तो।
अगर आप एलिमेंट वाइज ले रहे हो तो। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है आईडी। आईडी का यूज तब करना जब ओवरऑल आपको पूरे पेज में आपको एक ही अलग दिखाना हो। अलग मतलब कि लेट्स से आप स्टूडेंट हो, सबकी आईडी यूनिक होती है ना, इसीलिए हम आईडी को यूज करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे करके देखते हैं। मैंने इस पे लिखा आईडी पैरा 1, सेव, और यहां लिख दिया मैंने हैश, क्योंकि आईडी को यूज करते हैं हैश से, पैरा 1। सेम, मैंने यहां कलर इसका लिख दिया ग्रीन। सेव करोगे तो आपको पहला जो पैराग्राफ है वो ग्रीन मिल रहा है, बाकी आपको रेड मिल रहा है। और स्लो क्यों चल रहा है यार? तो इसका सॉल्यूशन क्या आपके पास है कि आप, अगर लगता है आपको कि आपको मल्टीपल जगह भी सेम अप्लाई करना है, तो आप यूज करो क्लास। हालांकि आप उठाओगे इसे, जो भी आपके पास आईडी बना रखी है आपने, इसको लिखो बाकियों में। तो यहां पे जाओगे तो आपको अप्लाई हो जाएगा वो। बट कभी भी आईडी को सेम नेम से मत देना, वो बैड प्रैक्टिस कहलाएगा। इसका असली मतलब आपको पता चलेगा जीएस में, कि हम क्यों अलग अलग आईडी क्यों देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब भी आप काम करो, अप्लाई तो कर जाएगा, वर्क कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट कभी भी अगर आप आईडी दे रहे हो किसी भी टैग को, तो वो यूनिक होना चाहिए ओवरऑल, जो भी पेज में हो। ठीक है, तो इसको यूज मत करना बस, और एक जगह यूज करना तो एक जगह यूज कर लो। हाँ, अगर आपको लगता है कि भाई मुझे पता है कि मेरे को 10 डिव में या 10 डिव से, जो जैसे ऊपर के 3 डिव है इसमें सेम कलर देना है, स्टाइलिंग करनी है, नीचे वाले में अलग स्टाइलिंग करनी है, तो उस केस में आप यहां पे दो क्लास। क्या दोगे? क्लास। क्लास को देने का तरीका सेम है। सारे आ गए? हाँ ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे इसकी जगह पे मुझे अलग अलग स्टाइलिंग परफॉर्म करनी है, 5 डिव में अलग, 5 डिव में अलग, 5 पैराग्राफ में अलग, 5 पैराग्राफ में अलग अलग, उस केस के लिए आप यूज कर सकते हो क्लास। क्लास एक एट्रीब्यूट है जिसकी मदद से आप यहां पे दे सकते हो। मैंने यहां पे लिख दिया रेड नाम से। किस नाम से? रेड नाम से। अब मैं यहां पे लिखूंगा, मेरे को यहां पे स्टाइलिंग भी देनी पड़ेगी रेड के लिए, तो रेड के लिए लिखूंगा मैं डॉट, और यहां लिख दिया मैंने रेड। तो क्लास हम लिखते हैं, जो वहां डिफाइन करते हैं वो डॉट से करते हैं इन सीएसएस। और यहां दे दिया मैंने कलर ब्लू, या रेड दे दो यहां पे, लेट्स से, मेरे को इसको नहीं देना। सेव किया, इसको ओपन करोगे तो जहां पे मैंने क्लास लिखा था ना, वहां पे अप्लाई हो गया, बाकी जगह पे अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, अगर आपको मल्टीपल सीएसएस देनी है टैग नेम को छोड़ के, तो आप क्लास का यूज करो। ठीक है, कूल।
तो पता चल गया हमें क्लास क्यों यूज करना चाहिए, आईडी क्यों यूज करना चाहिए हाँ और टैग। सर। सर डिफरेंस नहीं पता चला आईडी सिलेक्टर एंड क्लास सिलेक्टर में, आप एक बार दोबारा से बता दोगे? बता तो रहा हूं, वही बता रहा हूं। अगर आप टैग नेम पे या एलिमेंट नेम लेते हो तो जितने भी आप वहां पे यूज करोगे ना, सारे पैराग्राफ, जैसे मैंने पैराग्राफ पे स्टाइल किया है एलिमेंट बेस पे, तो जितने भी पैराग्राफ आप लोगे सब में सेम स्टाइलिंग परफॉर्म हो जाएगी। दूसरा केस, अगर आपको लगता है कि भाई मुझे किसी को यूनिक स्टाइल देनी है तो उसके लिए यूज करो आईडी। अगर आपको लगता है कि मुझे भाई एक क्लास जो है आपके पास मल्टीपल सीएसएस देनी है, मल्टीपल स्टाइल करना है अलग अलग टैग के अंदर, सेम स्टाइलिंग है, जैसे आपका कलर आपका रेड है तो मुझे रेड कलर आपको 3 या 4 पैराग्राफ में देना था, तो उस केस में आप यूज कर सकते हो क्लास। टैग नेम को अवॉइड करना जितना कर सकते हो उतना आपके पास बेटर बेटर रहेगा। जितना यूज कर सकते हो क्लास और आईडी को करना। ठीक है, किसी को कोई और डाउट? ठीक है, तो हमारे पास अपने हमने 3 चीज सीख ली, एलिमेंट सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, सीएसएस, क्लास सिलेक्टर। इसके बाद एक और आता है जो कि क्वेश्चन इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाता है अगर आप बिगिनर हो तो, उसका नाम है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर बेसिकली किसको कहते हैं? आप, मैंने पहले ही बताया था जब हम एचटीएमएल पढ़ रहे थे, तो जितने भी आपके पास टैग्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर होते हैं, उनमें बाय डिफॉल्ट किसी ना किसी में सीएसएस अप्लाइड ही होता है। अगर आपको बाय डिफॉल्ट जो भी लगे हुए सीएसएस उसको हटाना है तो उसके लिए आप यूज करोगे यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर का लिखने का तरीका क्या है? एस्ट्रिक और ये वाला पार्ट। एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल। जहां जहां अगर आप इसमें मैं मार्जिन लिखता हूं, जिस भी टैग के अंदर जो भी आप यूज कर रहे हो उसमें अगर मार्जिन लगा हुआ होगा, ठीक है ना, तो वो 0 हो जाएगा। सेव। अब आपका लॉरेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है? सबसे राइट से, लेफ्ट से। पहले कहां से स्टार्ट हो रहा था? थोड़ा गैप आ रहा था ना बीच में, वो हट चुका है। इसीलिए हम यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज करते हैं। हटा के देख लेते हैं इसे। सेव। स्पेस आ रहा है? टॉप राइट लेफ्ट सब में स्पेस आ रहा है? मैं इसको हटा देता हूं। चिपक गया कोने पे, इसलिए हम इसे यूज करते हैं। यूनिवर्सल सिलेक्टर का बहुत हेवनली यूज होता है। किसी भी फाइल को ले लेना जो कि सीएसएस उसमें लिखी हुई होगी, तो टॉप में हमेशा यही लिखा हुआ होगा। ये हम हमेशा टॉप पे लिखते हैं, हमेशा। ठीक है, कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। आगे बढ़े। इसके बाद आपके पास टॉपिक आता है ग्रुपिंग सिलेक्टर। क्या होता है उसको देखते हैं। लेट्स से अभी मैं इसको सबको कमेंट कर देता हूं। मेरे पास 2 टैग्स हैं, 2 टैग। एक आपके पास है H1 टैग जो कि हेडिंग के लिए यूज करते हैं, मैंने यहां पे हेडिंग लिख दिया। एक है पैराग्राफ टैग जिसमें मैंने कंटेंट लिख दिया। तो आपके पास कुछ ऐसा आपको रिप्रेजेंट हो रहा है। मुझे दोनों का कलर क्या करना है? रेड करना है। ठीक है, तो मैं गया सबसे टॉप पे और यहां पे लिख दिया मैंने H1 कलर रेड, क्योंकि टैग वाइज कर रहे हैं अभी फिलहाल हम। पैराग्राफ कलर रेड। लो जी, आपका कलर रेड हो गया। बट यहां पे इशू क्या है कि आपने सेम स्टाइलिंग करी बट आपने लाइन ऑफ कोड ज्यादा लिख दिए। ठीक है,
स्टाइलिंग तो दोनों में सेम ही परफॉर्म हो रही है, कलर आपका रेड हो रहा है बस। अगर आपके पास ऐसा कुछ सिनेरियो हो तो आप यूज कर सकते हो ग्रुपिंग सिलेक्टर। करना क्या है, इसको हटाओ, कॉमा लगा के पैराग्राफ लिख दो बस। सेम आउटपुट, लाइन ऑफ कोड कम हुआ, कोड डुप्लीकेसी खत्म। इसके लिए हम यूज करते हैं ग्रुपिंग सिलेक्टर। अगर किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। कॉमा नहीं लगाओगे तो उसके केस में एक कॉम्बिनेटर होता है, वो अलग चीज है, लगा लो अभी। आपको उसका यूज बेसिकली जब मैं कॉम्बिनेटर पढ़ाऊंगा ना तब पता चलेगा, वर्क नहीं करेगा अभी ये। अगर मैं पैराग्राफ के अंदर एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, पैराग्राफ के अंदर H1 को लिख लेता हूं, लेट्स से पेस्ट किया, और यहां पे पैराग्राफ को पहले लिख लेता और H1 को बाद में लिख लूं, नहीं वर्क करेगा क्योंकि अलग अलग है। इसकी जगह पे मैं अगर कुछ और लिख लूं, स्पैन लिख लेता हूं लेट्स से, और यहां पे लिख दिया मैंने स्पैन, अब वर्क कर जाएगा। ये कॉम्बिनेटर होते हैं, वो अलग चीज है। अभी फिलहाल हमारा मोटिव जो है वो है ग्रुपिंग सिलेक्टर को देखना है, और कुछ नहीं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। सेम आउटपुट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे फायदा यह है कि आप एक ही स्टाइलिंग को मल्टीपल जगह लगा सकते हो, नहीं तो फ्यूचर में बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। मैंने यहाँ पे टैग नेम लिखा हुआ है, आप यहाँ पे क्लास आईडी जो लिखना है लिख सकते हो, क्लास और आईडी बेसिकली। ठीक है, मैं बहुत हेवनली से यूज करता हूं। ठीक है, जो मेरा प्रोजेक्ट होता है अपने, उस पर मैं बहुत इस पे काम करता हूँ, क्योंकि इसका यूज करके मैं नंबर ऑफ लाइन जो कोड है उसको बचा लेता हूं। स्टाइलिंग तो सब में सेम ही परफॉर्म हो रही है। ठीक है, कोई डाउट किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट है कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डालो सीएसएस कमेंट। सर यूनिवर्सल रिपीट कर दीजिए। यूनिवर्सल बेसिकली क्या होता है कि आपके पास पहले से लगी हुई सीएसएस होती हैं किसी भी टैग के अंदर, अगर आपको उसको बाय डिफॉल्ट सबको रिमूव करना है तो उसके लिए यूनिवर्सल यूज करते हैं एस्ट्रिक, और यहाँ पे जो भी आपको यूज करना है लगा सकते हो आप। इससे क्या होगा, जो भी पहले मार्जिन लगी हुई होंगी वो जीरो हो जाएगी, जो भी टैग आप यूज कर रहे हो उसके अंदर। ठीक है, अप्लाई करके देख लेना, समझ में आ जाएगा, नहीं तो कोड दिखा देना, मैं बता दूंगा कहां पे गलती कर रहे हो आप। किसी ओके को सर। कोई डाउट? और आगे बढ़े, टॉपिक डाल लो कमेंट। हम सीएसएस में कमेंट कैसे लिखते हैं? हम नॉर्मल एचटीएमएल में तो ऐसे कमेंट लिखते थे टैग वाइज, टैग की तरीके पे, लेकिन हम सीएसएस में कैसे कमेंट लिखते हैं हम उसको देख लेते हैं। मैं यहां पे ज्यादा से ज्यादा इंटरनल सीएसएस यूज करूंगा, क्योंकि मुझे फाइल की इतनी लोड नहीं है अभी। ठीक है, वरना मुझे डिफरेंट डिफरेंट फाइल बनानी पड़ेंगी हर किसी के लिए। लेट्स से मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा और यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया, लेट्स से मार्जिन 0 लिख देता हूँ, कुछ भी, इससे भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे इसको कमेंट करना है, तो कमेंट करने के दो तरीके होते हैं। कमेंट का यूज क्यों होता है? ताकि हम इस कोड को पार्स ना कर सकें। ठीक है, जो ब्राउजर है वो इस ब्राउजर इस कोड को जैसे ही इस पे कमेंटिंग टैग लगाओ तो बोल दे कि भाई इसको स्किप कर दो। ठीक है, इसलिए यूज करते हैं। तो कमेंट करने के लिए इसमें जो सिंटैक्स होता है,
कुछ ऐसा होता है, बैकस्लैश और एस्ट्रिक। ये स्टार्ट करने के लिए होता है और ये एंड करने के लिए होता है। इसको दोनों तरीके से यूज कर सकते हो, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। आपको जैसे यूज करना है वैसे यूज कर सकते हो। सिंगल लाइन में कैसे यूज करोगे, ऐसे, और मल्टी लाइन में ऐसे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। कमेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे उस सब में कमेंट होते ही होते हैं। कमेंट्स नहीं होंगे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या क्या करेगा काम। कमेंट हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमेशा होगा, क्योंकि कमेंट से फायदा ये है कि वो आपकी सीनियरिटी बताता है, आपका डेवलपमेंट तरीका भी बताएगा। ठीक है, आप कितने मेंबर्स के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, कैसे इन्वॉल्व हो रहे हो, क्या चीज, क्या कोड से कैसे बता रहे हो कि भाई ये कोड जो मैं लिख रहा हूँ कैसे पता चलेगा, वो सारा आपका कमेंट ही बता देता है। लेट्स से आपकी कंपनी वर्ल्ड वाइड काम करती है, अब वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं वो आपके रेपोज को होते हैं, वैसे गिटहब के रेपोज को एक्सेस कर लेते हैं। अगर आप इंडस्ट्री में जाओगे तो गिट लैब का एक्सेस होता है। ठीक है, तो बार बार वो आपको कॉल तो करेंगे नहीं, वो आपके कोड को देखेंगे। तो वहां पे आप अगर छोटी सी लाइन लिख दोगे तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो वहां पे आप कमेंटिंग बहुत मेन रोल अप्लाई करता है। कमेंट इसलिए भी अप्लाई करता है कि आप उस कोड को पार्स ना कर सको, मतलब ब्राउजर ना पार्स कर सके, इसलिए भी यूज करते हैं हम कमेंट। और किसी भी HTML, चाहे आप कुछ भी यूज कर रहे हो, कोड लिख रहे हो और अनवांटेड कोड है उसमें कमेंट कर रखा आपने, वो बैड प्रैक्टिस है। या तो फिर उसे हटा दो, पूरा क्लीन कर दो, या तो कमेंट का यूज ओनली एंड ओनली बताने के लिए करो कि ये मैं कोड लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, बस। अनवांटेड कोड को हमेशा हटा देना, वो तुम्हारे कोडिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं, तुम्हारा कोडिंग करने का तरीका है, उसमें इफेक्ट करेगा। ठीक है, या बैकअप बना के कहीं रख लेना, बट जब कोड पुश करोगे, लाइव करोगे अपना कोड, तो उसको मत दिखाना, वरना सीनियर कभी कभार टोक देते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। कमेंट के बारे में समझ में आ गया क्यों यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक डाल लो, CSS कलर के बारे में, जो हमने पढ़ रखा है। हम आज बेसिकली रिवाइज भी कर रहे हैं और नई नई चीजें भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो CSS को कलर करने का तरीका, color.html। अगर हम कलर की बात करें, हम CSS और HTML में, मैंने HTML में पहले बता दिया था कि ये चीज आप CSS में भी अप्लाई करोगे। तो CSS में अप्लाई करने के लिए कलर को 4 तरीके से अप्लाई करते हैं। एक होता है बाय नेम, पहले हम यहां कर रहे थे, अब हम ऊपर करेंगे। तो मैंने पैराग्राफ लिखा और लॉरेप्स, मैं यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट यूज कर लूंगा। और आपके पास यहाँ पे सबसे पहले पैराग्राफ और बाय नेम में क्या यूज करेंगे हम, कलर, और लिख दिया मैंने रेड। अगर मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूं, नाम लिख रहा हूं किसी भी कलर का, इसे कहते हैं बाय नेम लिखना कलर को। ठीक है, कलर, कलर बाय नेम। दूसरा होता है RGB कलर। ठीक है, तो लिखने का क्या तरीका था उसका, बताओ भाई। क्या होता है, मेरे को रेड चाहिए तो क्या लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा रेड के लिए, 255, बाद आगे 0 और 0। याद रखना इनको, वरना फिर बाद में आपको इश्यू आएगा। जिनकी आज पहली क्लास है इग्नोर मारो, बता दूंगा। तो आपका कलर हो गया चेंज। ठीक है, ये RGB के अकॉर्डिंग हो गया। अब मुझे HSL में करना था तो कैसे करेंगे,
HSL। तो ह्यू में क्या होगा हमारे पास, रेड के लिए क्या होगा वैल्यू, क्या होगा, रेड के लिए क्या होगा, याद नहीं है क्या तुम्हें, ऑनलाइन ही बता दो भाई। रेड के लिए हमारे पास क्या वैल्यू होगी यहाँ पे, 0। सैचुरेशन में कितनी वैल्यू होनी चाहिए रेड दिखाने के लिए पूरा, 100%। और लाइटनेस कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका प्रॉपर आपको क्या मिल गया, कलर। फिर बंद हो गया यार। ठीक है, ठीक है। इसके बाद लास्ट था आपका हेक्सा। ठीक है, तो हेक्सा में कैसे लिखेंगे, कलर, और मुझे रेड चाहिए हेक्सा में, तो क्या लिखूंगा मैं, स्टार्टिंग किससे करूंगा मैं, उसके बाद क्या, F, फिर 0 0 0 0। ठीक है, तो आपका आ गया कलर रेड। ये 4 तरीके हैं, इन चारों तरीके से आप कलर को डिफाइन कर सकते हो इन किसमें, CSS में। इन सबको याद रख लेना, क्योंकि ये सारी चीजें आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इंटरव्यू कुछ भी पूछ सकता है, इसीलिए आपको उस हिसाब से प्रिपेयर रहना चाहिए कि उससे क्या पूछ लेगा। मैंने पूरी वैल्यू बता रखी है कि कितनी वैल्यू किसके लिए लगती है। अगर अभी भी याद नहीं हो तो भाई कर लेना याद, क्योंकि इंटरव्यू में अगर आपका ओनली UI डिजाइनिंग है आपका, तो तब आप फेल हो जाओगे, क्योंकि वो इससे रिलेटेड ही पूछेगा फिर वो। ठीक है, कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो कलर से रिलेटेड, नहीं पूछना है आगे बढ़े। ऑनलाइन में कोई किसी को डाउट, चलो फिर स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, जिसका नाम है आपके पास बैकग्राउंड। तो अब आपका एक्चुअल में CSS स्टार्ट होगा, तो इसको लिखना चालू करो, बैकग्राउंड। ये सारी प्रॉपर्टी फटाफट से लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, ऑनलाइन में लिख लिया सबने।
चैट में यस या नो लिख लो, लिख के बता दो भाई। ओके लेट्स से मेरे पे एक पैराग्राफ है या फिर एक कंटेनर ले लेते हैं जिसका नाम है डिव। स्टाइल डिव। हाइट का काम क्या होता है डिव का? कंटेनर का हाइट सेट करना। ठीक है, उसकी डिटेल हम पढ़ेंगे बाद में, बट अभी समझ लो कंटेनर की जो हाइट है वो देने के लिए मैंने लगा 200 पिक्सल। विड्थ मैंने कहा कि विड्थ दे दो 100%। ठीक है, उसके बाद आप यूज करो, आप हाइट और विड्थ तो मैंने दे दी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देता हूं मैं। तो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी क्या होती है? कोई भी आपके पास डिव है, उसका बैकग्राउंड कलर देने के लिए पूरा कलर। ठीक है, सेव किया मैंने, इसको ओपन करोगे तो आपको पूरा बैकग्राउंड कलर मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसमें कोई टेक्स्ट लिख रहा हूं तो आपका टेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे। इसके ऊपर टेक्स्ट आ रहा है, पीछे बैकग्राउंड है। ठीक है, कोई डाउट? कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो बैकग्राउंड कलर से रिलेटेड। कोई डाउट है? ठीक है, इसके बाद आपके पास दूसरा एक टॉपिक और आता है जिसका नाम है बैकग्राउंड इमेज। अभी आपने बैकग्राउंड कलर लगाया, आपको बैकग्राउंड में कलर लगाना है तो आप ऐसे लगा सकते हो। जो ये मैं कलर दे रहा हूं इसको चारों तरीके से यूज कर सकते हो। अगर आपको आरजीबी देना है तो आरजीबी दो, हेक्सा देना है तो हेक्सा दो, एचएसएल देना है तो एचएसएल दो। ये आपके अकॉर्डिंग है, या तो नेम वाइज देना तो नेम वाइज दो, ये आपके अकॉर्डिंग है। कंपनी में हम जो फॉर्मेट यूज करते हैं वो हेक्सा करते हैं सबसे हाई प्रायोरिटी पे, उसके बाद करते हैं 8 GB। एचएसएल को कभी भी यूज नहीं करोगे इन वेब डेवलपमेंट, और बाय नेम फ्रेशर्स यूज करते हैं। ठीक है, आपको जैसा देना है दे सकते हो, ये आपके अकॉर्डिंग है। मेरे को बैकग्राउंड इमेज देनी है तो मैं लिखूंगा बैकग्राउंड इमेज। इसके अंदर आप दोगे पाथ। पाथ कैसे देंगे? यूआरएल लिख के। ठीक है, पाथ आपका क्या हो सकता है? एब्सोल्यूट भी हो सकता है और रिलेटिव भी हो सकता है, आपको जैसा देना है, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट? तो कैसे देते हैं हम? यहां पे देते हैं रिलेटिव, ऊपर रखी हुई है मैंने फाइल, स्लैश इमेज डॉट जेपीजी, आई थिंक ये इमेज है, इमेज है। कुछ आपको ऐसा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, मैं प्रॉपर 100% देता हूं, कुछ आपको ऐसा मिलेगा। जैसे ही आप इसमें बैकग्राउंड इमेज लगाओगे तो आपको कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। बाय डिफॉल्ट जो भी बैकग्राउंड में आप इमेज लगा रहे हो वो रिपीट होते हैं। ठीक है, अगर आपको इस रिपीट से बचना है, आपको बोलना है कि बस मेरा एक ही इमेज लगा रहना चाहिए, तो उसके लिए आप यूज करोगे बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। अब आपके पास एक ही इमेज लगी हुई है। कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़े। चलो फिर उसके बाद है बैकग्राउंड अटैचमेंट। इससे पहले मैं एक काम करता हूं, पैराग्राफ लॉरे इप्सम यहां पे भी लिख लिया, और पैराग्राफ लॉरे इप्सम यहां पे भी लिख लिया। अब स्क्रॉल हो रहा, अगर मुझे यहां पे फिक्स रखना है, भाई मुझे नहीं
मुझे जैसे मैं स्क्रॉल करूं तो मेरा इमेज जो है वो स्क्रॉल नहीं होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, इमेज स्क्रॉल हो रहा है ना, नहीं होना चाहिए। तो उस केस में यहां पे लिख दो बैकग्राउंड अटैचमेंट और यहां लिख दो फिक्स्ड। टेक्स्ट ऊपर नीचे हो रहा है बट बैकग्राउंड इमेज हिल नहीं रहा है, ठीक है, इसलिए आप यूज करोगे बैकग्राउंड अटैचमेंट को। ये बेसिकली आपका एक पैरेलैक्स इफेक्ट के लिए भी यूज किया जाता है। मतलब टेक्स्ट उसके ऊपर जा रहा है लेकिन बैकग्राउंड इमेज जो है वो फिक्स्ड है। ऐसा इफेक्ट आपको मिलता ही है। किसी वेबसाइट देखना, बहुत सारी वेबसाइट में ऐसा मिलेगा आपको। मुझे वेबसाइट का नाम याद नहीं है बट पहले जितने भी वेबसाइट होते थे उसमें ऐसा बना हुआ मिलता था। किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, कोई डाउट? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है बैकग्राउंड पोजीशन। आपको जो है रखना है, कहां रखना है? मैंने बोला सेंटर में। तो अब आपका इमेज कहां आ गया? सेंटर में आ गया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कहां पे होता है? लेफ्ट कॉर्नर पे होता है। स्क्रॉल करोगे, ठीक है, इमेज वैसे के वैसे ही है, हिल नहीं रहा इमेज। कूल, किसी को कोई डाउट? चलो फिर, अब पोजीशन हो गया, अटैचमेंट हो गया, रिपीट हो गया, इमेज हो गया और सीएसएस हो गया। इसमें तुम्हें एक और चीज बता देता हूं मैं, बैकग्राउंड साइज। इसका यूज हम जब एडवांस सीएसएस पढ़ेंगे तो वहां पे भी 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। एक इसमें साइज प्रॉपर्टी है, तो मैंने लिख दिया इसे कवर। जैसे ही मैं इसे कवर लिखूंगा ना, जो भी उस डिव कंटेनर होगा ना उसकी पूरी साइज ले लेगा ये, फुल साइज, उस कंटेनर की फुल साइज, बैकग्राउंड पूरा। यहां पे पिक्सल फट रहा है, इसलिए फट रहा है क्योंकि वो इमेज बहुत छोटी है और आप उसको बहुत बड़े डिव कंटेनर में आप उसे एडजस्ट कर रहे हो। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि आपके पास एक इमेज है, उसको जूम करते हुए जा रहे हो, ठीक है, तो उसके पिक्सल फटेंगे ही फटेंगे, लॉजिकल बात है। तो वो आपको यहाँ पे पिक्सल फटता हुआ नजर आ रहा है बट आपको अब ये क्या है, पूरे कंटेनर में आपको दिखेगा। ठीक है, कोई डाउट? तो ये आपके पास है बैकग्राउंड। अब इसका एक शॉर्ट हैंड भी है। मैं लिखा बैकग्राउंड, सबसे पहले हम देते हैं यूआरएल। यूआरएल कौन सा? ये वाला उठा लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, उसके बाद नो रिपीट। सेव करोगे तो कुछ आपको ऐसा रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। यहां पे लिख दिया मैंने फिक्स्ड, सेव। अब आपका फिक्स भी हो गया। ठीक है, मैं फिक्स को हटाता हूं, पहले आपको फिक्स बिना फिक्स के दिखाता हूं। इमेज स्क्रॉल कर रही है साथ में। चलो फिर, थर्ड मैंने प्रॉपर्टी क्या लिख दी? फिक्स्ड, सेव। अब इमेज हिल नहीं रही। इसकी लास्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? सेंटर। मेरे को सेंटर में दिखाना था। ठीक है, तो ये इसका शॉर्ट हैंड हो गया। कोई डाउट? तो आपको लिखना, आपको ऐसे लिखना है, नीचे जो मैंने नीचे लिखा हुआ है ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, ऊपर अगर अलग अलग लिखना है तो अलग अलग लिख सकते हो। एक और चीज याद रखना, अगर आपकी जो इमेज है वो जेपीजी में है, ठीक है, जेपीजी में बेसिकली बैकग्राउंड इमेज लगा हुआ आता है और उसके पीछे आप अगर बैकग्राउंड, उसके साथ अगर बैकग्राउंड कलर यूज कर रहे हो तो नहीं लगता, दिखेगा ही नहीं आप। लेकिन अगर आपके पास पीएनजी है तो हालांकि लग सकता है, आई एम नॉट श्योर बट लग सकता है क्योंकि उसमें बैकग्राउंड इमेज नहीं होता, जो सॉरी बैकग्राउंड कलर नहीं होता। ठीक है, तो ट्राई कर लेना। किसी को कोई डाउट अभी तक जितना पढ़ाया तो पूछ सकते हो।
ऑनलाइन में किसी और डाउट नहीं है? आगे बढ़े। लिखना था लिख लिया, लिखना है तो लिख लो। अभी आया फिर 2 मिनट। किसी को कुछ पूछना है? आगे बढ़े। टॉपिक डाल लो बॉर्डर। लिख लिया? लिख नहीं रहे तुम? लिख लिया सबने? ऑनलाइन में लिख लिया सबने? यस या नो? ओके, लिख लिया भाई? टॉपिक डाल लो बॉर्डर। देखो, आप जब कोई भी कंटेनर बनाते हो तो उसका एक आउटलाइन होता है सबसे एंड पॉइंट। ठीक है? जस्ट लाइक आप कोई ड्राइंग बना रहे हो
तो उसकी सबसे आउटलाइन, जो सबसे बाहर वाली लाइन होती है, उसे हम बॉर्डर कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं सीएसएस में, उसको देखते हैं। लेट्स से मैंने लिखा डिव और इसके अंदर कोई कंटेंट कंटेंट अब कंटेंट लिख दिया मैंने, तो इसको मैं हाइट और विड्थ देता हूं थोड़ा। स्टाइल, मैं इसे एक स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर में कन्वर्ट कर देता हूं। हाइट लिख दिया मैंने 200 पिक्सल और विड्थ दे दिया मैंने 200 पिक्सल। सेव करो और इसको करते हैं ओपन। तो आपको कुछ ऐसा कंटेंट मिलेगा। अब मुझे क्या करना है, इसके चारों तरफ एक बॉर्डर बनाना है कि भाई इसका जो लास्ट बाउंड्री है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम बनाते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हम बॉर्डर विड्थ। बॉर्डर की जो विड्थ और थिकनेस होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, मैंने बोला 10 पिक्सल। सेव। यहां पे आपको कोई स्टाइलिंग अभी मिलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि आपने कोई स्टाइलिंग नहीं दी है। किस टाइप का स्टाइलिंग होना चाहिए बॉर्डर। ठीक है, आपको मैंने स्टाइलिंग में कितना डॉटेड, डैश, सॉलिड, डबल, ग्रोव, ये सारी चीजें दिखाई है, लिखाई है ना। इसमें मैं सॉलिड को करके दिखाता हूँ और डैश को करके दिखाता हूँ, बाकी तुम खुद कर लेना प्रैक्टिस। तो इसमें लिख दूंगा बॉर्डर स्टाइल और यहां पे लिख दिया मैंने सॉलिड। सॉलिड से क्या होगा, एक भी गैप नहीं आएगा, चारों तरफ सॉलिड आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसकी जगह में मैं डैश लिख देता हूं तो आपको बीच में कुछ ऐसा मिलेगा, गैप मिलेगा। अगर आप डॉटेड लिखते हो तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आपको जैसा यूज करना है यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने लिखा है पे सॉलिड। क्या